बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार मनीष रायसिंघन किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सीरियल ससुराल सिमर का फेम मनीष रायसिंघन मूलतः इंजीनियर हैं। मनीष रायसिंघन मशहूर मॉडल, अभिनेता, फोटोग्राफर, निर्माता, लेखक व निर्देशक भी हैं। 2004 से अभिनय जगत में कार्यरत मनीष रायसिंघन अब तक लगभग 20 सीरियलों, कुछ लघु फिल्मों और फिल्म हीरोइन में अभिनय कर चुके हैं। उन्होंने लगभग 10 लघु फिल्मों का निर्माण किया। वह अपनी लघु फिल्मों के क्रिएटिव डायरेक्टर व कैमरामैन भी रहे हैं। 2017 में उनकी लघु फिल्म आई मी माई सेल्फ को कांस फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया, जहां काफ़ी सराहना मिली थी। इन दिनों मनीष रायसिंघन 14 अक्टूबर को प्रदर्शित हो रही फिल्म कहानी रबर बैंड की को लेकर चर्चा में है। सारिका संजोट निर्देशित व लिखित फिल्म कहानी रबर बैंड की समाज में टैबू समझे जाने वाले कंडोम जैसे विषय पर आधारित है। हाल ही में अभिनेता मनीष रायसिंघन से फिल्मी संगम चैनल की लंबी बातचीत हुई। इसका लुत्फ आप भी उठाएं। मनीष जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले शुक्रिया, आपने इतनी रिसर्च करके बात करें आप। थैंक यू सो मच। इट्स अ डिलाइट टॉकिंग टू यू सर। मुझे कहा सर 2004 से 2022 लगभग 18 साल का करियर हो गया। इस करियर को आज जब आप देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं? सर ऑनेस्टली कभी ज़िंदगी ने टाइम ही नहीं दिया कि पीछे जाके पीछे देखूं। बट लाइक अभी आप जब बोल रहे थे, या इट इज़ बीन अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। आई थिंक हर एक दिन एक नई चीज़ सिखाता है। एंड गॉड इज़ ब्लेस्ड कि हम लोग स्टोरी टेलिंग के प्रोफेशन में हैं, जहाँ हम लोगों को स्टडी करते हैं, ह्यूमन साइंस सीखते हैं। So this is all about human science, and it is, I think, a greatest profession, and I'm just grateful कि 18 years this industry has pampered me, और मुझे इतना सब कुछ सिखाया कि front of the camera, behind the camera सब कुछ सीखने को मिला। तो I think I'm really grateful। 18 साल में अपने करियर के जो रहा उसमें टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे? सर मेरा पहला चीज़ तो ये था, सबसे पहला टर्निंग पॉइंट था, मैं इंजीनियर बन रहा था। तो मेरे कॉलेज में हमारे सीनियर भैया लोग होते हैं जो गुड लुकिंग से, गोरे चिट्टे, बॉडी वॉडी बना के, तो हम लोग उनको मॉडल भैया कहते थे। तो एक दिन उनके यहाँ एक मॉडल कम पड़ गया, तो मैं लाइब्रेरी में बैठा था, आके बोला मॉडलिंग करेगा? मैंने कहा हाँ जी सर करूँगा। तो वैसे करके उन्होंने वॉक करना सिखाया पहले। ये तो वो लेके गए एक इंटर कॉलेजिएट पे, वहाँ मैं मिस्टर पूना जीत गया। तो वो मेरा पहला टर्निंग पॉइंट था, जहाँ ना सोचते हुए भी इस इंडस्ट्री में एंट्री मिली। फिर वहाँ एक बहुत बड़े गुरु हैं फैशन इंडस्ट्री के, उन्होंने वो फैशन शोज़ में स्पॉट किया। तो उन्होंने कहा मॉडलिंग करेगा? मैंने कहा हाँ जी सर करूँगा, पैसे दे दोगे तो मैं सिंधी हूँ, मैं तो कर लूँगा। तो वहाँ से मेरे मॉडलिंग का प्रोफेशनल करियर शुरू हो गया। फिर उन्होंने मुझे ग्रूम किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको ग्रासिम मिस्टर इंडिया के लिए तैयार करूँगा। तो मैंने कहा सर मेरे में दिमाग तो है नहीं, आप मुझसे ना एप्स दिखवा लो, मैं ग्लैडर एक्स चला जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं बेटा तेरे में दिमाग है, मैं वो निकालूंगा। मैं ठीक है। तो उन्होंने वो सारी ग्रूमिंग करके गीता, कुरान, बाइबल सब सिखाया, एंड वहाँ से मुझे तैयार करा ग्रासिम मिस्टर इंडिया के लिए। वहाँ मैं रनर अप था, व्हाट यू कॉल मिस्टर फोटोजेनिक, बेस्ट स्माइल, बेस्ट ड्रेस्ड मेल भी जीता। तो वो मेरा एक बहुत बड़ा पड़ाव था, जहाँ एक रिकग्निशन मिला। लाइक मिस्टर इंडिया आपको इंडस्ट्री में एंट्री तो नहीं देता है, लेकिन एक रिकग्निशन दे देता है, बेसिक पासपोर्ट बन जाता है आपका, कि आप लोग जानते हैं कि हाँ एक कोई बंदा पैजेंट जीत के आ रहा है। वहाँ से देन आई मूव टू टर्की, आई वाज बेस्ड देयर, वहाँ मॉडलिंग कर रहा था। तो वहाँ पे मुझे प्रोफेशनलिज्म सीखने को मिला, क्योंकि हिंदुस्तान में वो पैसा बहुत आसानी से आता है ना मॉडलिंग में, कि आप एक रैम शो कर लो, 10,000 रुपये मिल गए, उड़ा दो यार। तो वो वाला एक मेंटालिटी बन रहा था। मैं जब टर्की में मॉडलिंग किया तो वहाँ ध्यान में आया कि नहीं, सैटरडे संडे को आप पार्टी नहीं कर सकते हो, आपको टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, आपको बॉडी, वहाँ पे बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, आपको यू नीड टू हैव अ लीनर अपर बॉडी और बिग लेग्स चाहिए। तो आपको बॉडी से लेके हर एक चीज़ ग्रूम की जाती है, आपको पैसे का ख्याल रखना सिखाया जाता है कि आपको सब सेव करना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने टर्की में सीखी। वहाँ से वापस आया तो दैट वाज अनदर बिग पड़ाव, वेयर इट वाज अ लर्निंग एज इन द ग्लैमर इंडस्ट्री की भैया पैसा जितना आसानी से आता है उतना आसानी से चला भी जाता है। तो वो एक वहाँ पे लर्निंग थी।
इंडिया में आने के बाद आई स्टार्ट डूइंग एक्ट फिल्म्स एंड स्टफ। तो एक ऑडिशन में संदीप सिकंद जी ने देखा, बोला टीवी एक्टिंग करेगा? मैंने कहा सर आती नहीं। बोला हम सिखाएंगे। मैंने कहा फ्री में सिखाओगे? बोला हाँ सिखाऊंगा, पैसे दूंगा। मैंने कहा यार ये सही है, कर लो। तो ले चले हमको। तो उन्होंने ऑन द फ्लोर आई साइंड अ शो विद बालाजी राधा। उसके बाद एकता वॉज रियली मेहरबान। तो एक साथ में 2 3 4 शोज़ करा था उनके। राधा एक ही वैनिटी में जीता था, और पीजी करके जहाँ रहता था वहाँ तो घर जाने का भी कभी नौबत नहीं आती थी। तो आई वॉज वर्किंग कॉन्स्टेंटली, सो हार्ड वर्क वहाँ पे सीखने को मिला, एंड एक्टिंग वहाँ पे सीखने को मिली, क्योंकि बहुत सारे नए नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया। वहीं मैं अपने सपना वाघमारे जोशी, जो मेरी एक्चुअल में एक्टिंग गुरु है, उनसे मिला, क्योंकि तब मैं एंटर हुआ उनके सेट पे। आई थिंक वो मेरा तीसरा शो था। तो एंटर तो एज अ स्टार हुआ कि हाँ भैया क्या बोलना है, बता कहाँ खड़ा होना टाइप से। तो उन्होंने 1 मिनट में औकात दिखा दी, बेटा एक्टर हो। एक्टर क्या करता है, सोचता है। तो मैं गुस्सा बोला, बेटा कैसे करोगे बताओ एक्टिंग? तो मैंने कहा मैम आप जहाँ बोलो कहाँ खड़े होंगे, आपको कहाँ महसूस हो रहा है कहाँ खड़ा होना? मैंने कहा ये तो कभी सोचा नहीं था। बोला हाँ, तो अब तुम स्टार थे ना, अब तुम एक्टर बन के आओ। ये रहा आपका स्क्रिप्ट, वैनिटी में जाओ, पढ़ाई करके आओ। उनके संजय मीमा ने, जो बहुत वेल नोन DOP है, उनको बोला संजय वाइड एंगल लड़का अपने आप सोचेगा। तो उन्होंने एज एन एक्टर सोचना सिखाया। तो वहाँ से एक्टिंग सीखना शुरू हुआ। साथ में बहुत महान एक्टर्स थे, सुधा चंदन मैम, जयती भाटिया। तो इन सबके साथ मैं मॉनिटर में बैठ के उनको ताका करता था कि ये क्या एक्टिंग कर रहे हैं। तो वहाँ से एक्टिंग सीखने को मिला। तो वो एक बहुत अच्छे लैंडमार्क्स थे ज़िंदगी में। फिर एक नया पड़ा हुआ है ससुराल सिमर का के टाइम पे, जब एक सैचुरेशन हो गया, क्योंकि हम लोग 5 ईयर से एक ही शो कर रहे थे। तो बोला कुछ और एक्सप्लोर किया जाए। तो वहाँ पे फोटोग्राफी सीखी, और फोटोग्राफी के साथ क्या DSLR लिया, तो कैमरा वगैरह सीखा, और वहाँ से शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू किया। वो एक बहुत बड़ा पड़ाव था, क्योंकि जैसे ही आप बिहाइंड द कैमरा जाते हैं, आप एक अलग डायमेंशन सीखना शुरू करते हैं। क्योंकि कहानी आप पहले सिर्फ एक किरदार के तरीके से देख रहे होते हैं, और फिर आप सडनली आप एक कहानी एज अ होल से देखना शुरू करते हैं। वो एक बहुत बड़ा पड़ाव था, जहाँ हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म्स का जर्नी शुरू किया। एंड गॉड वाज अगेन वेरी काइंड कि हम लोगों ने पहली जो शॉर्ट फिल्म बनाई, हम लोग कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट हो गए, विच इज़ सपोज टू बी द मेका ऑफ सिनेमा। तो वहाँ पहली बार गए, तो वहाँ जाके भी ये देखने को मिला कि जैसे यहाँ हम फिल्म फेस्टिवल्स में जाके हम लोग अटेंड किए, तो हम लोगों ने देखा कि लोग है ना सेल्फी निकाल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मतलब वहाँ वो ये दिखाने आए थे कि हम फिल्म फेस्टिवल में आए। हम कांस में गए, हम लोगों ने एक नई चीज़ देखी। कितना भी बड़ा फिल्म मेकर हो, कितना भी छोटा एक्टर हो, जो भी सब कुछ, जैसा ही अंदर डिफरेंट सेमिनार्स होते थे, जो आपको फिल्म फंडिंग से लेके, स्टोरी टेलिंग से लेके, एक्टिंग से लेके, हर एक चीज़ के बारे में लोग आके बात करते थे। तो जितने लोग वहाँ अंदर सेमिनार में बैठते थे, बाहर आके अपना लैपटॉप निकालते थे, चार्जर प्लग इन पॉइंट से वहाँ पे बैठते थे, लैपटॉप पर अपने नोट्स बनाते थे। और वहाँ से जैसे टर्की ने मुझे मॉडलिंग के बारे में सिखाया कि ग्लैमर है लेकिन ये काम है। वो चीज़ सिनेमा के बारे में हमें कांस ने सिखाया, क्योंकि हम भी वहाँ 2 गरीब बच्चों जैसे लैपटॉप लेके ऐसे बैठ जाते थे, और हम लोग बैठ के सारे नोट्स बना के हम सब कुछ सीखते थे। तो दैट वाज अ वन लर्निंग एक्सपीरियंस। फिर हम लोग सेकेंड ईयर भी वहाँ सेलेक्ट हो गए। फिर हमारी बर्लिन में हम वी वन बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर्स। तो ऐसे करके लर्निंग आगे बढ़ता चला गया, एंड यू नो देयर वाज सो मच दैट यू नो वी एक्सप्लोर कि भाई ये एक दूसरी दुनिया है। तो ऐसे बहुत सारे पड़ाव आए, और हर एक टीचर आके कुछ नया सिखा के चला गया। जब आपने 2004 में एक्टिंग शुरू की, उस वक्त कहा जा रहा था कि एक अच्छा मॉडल कभी भी अच्छा एक्टर नहीं हो सकता। ये कैसे टूटा? उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं था। तो टेलीविजन में होता ही है कि यू नो आपके चेहरे के हिसाब से आपको कास्ट किया जाता है, क्योंकि आपको परफॉर्म करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लाइंस भी ढंग से बोल दें तो आपका किरदार निकल जाता है। बाकी म्यूज़िक है, डायरेक्टर्स है, बाकी कमाल के एक्टर्स हैं, सब आपको सपोर्ट करके परफॉर्मेंस निकाल देते हैं। तो और कमाल की बात यह है कि फिल्म इज़ अ वेरी डिफरेंट मीडियम, जहाँ बहुत लंबा जर्नी है। टेलीविजन बहुत शॉर्ट जर्नी है। आज ऑडिशन हुआ, कल आप सेट पे गए, परसों आपका टेलीकास्ट हुआ, चौथे दिन पे तो आप स्टार बन गए, आपको तो सब जानते हैं। तो मेरे पहले ही हफ्ते में मैं पहुंच गया पूना, अपने शहर में। पूना में इधर तो बहुत सारे स्टार्स घूमते हुए नजर आए थे। पूना में पहला बंदा है जो पेट्रोल पंप पे अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था। तो सडनली अंकल जी सामने से गए स्कूटर पे और यू टर्न लेके वापस आए। बोलते हैं बेटा यू आर एन एक्टर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने कहा यस सर। खड़ा हो गया, मैंने कहा यार जिंदगी में तारीफ हो रही पहली बार। बोलता है बेटा आई मस्ट टेल यू, यू आर प्लेइंग अपूर्वा, यू आर अ वेरी गुड लुकिंग बॉय। मैंने कहा थैंक यू सर, 7वां आसमान। अंकल ने अगली लाइन बताई, बोला मतलब बेटा बट यू मस्ट लर्न हाउ टू एक्ट, यू आर अ हॉरिबल एक्टर। वहां पे लात पड़ी जो आपने कहा कि
जो एक्टिंग एंड मॉडलिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। वहाँ पे आपको डेड फेस के साथ चलना है, आपकी बॉडी डज द एंटायर टॉकिंग, आपका कॉन्फिडेंस स्पीक्स। हियर कॉन्फिडेंस इज नॉट द ओनली, इट इज ओनली वन ऑफ द इमोशंस, देयर इज अ होल ओशन टू एक्सप्लोर। तो वहाँ से लेके आई थिंक द होल जर्नी स्टार्टेड एंड आई बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट उसने मुझे इतना तोड़ दिया कि आज भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं हर बार आई सिट एंड थिंक एंड लाइक इस फिल्म में भी आई लाइक एवरी एक्टर हैज टॉट मी सो मच, लाइक इट्स बीन अ लर्निंग कर्व फ्रॉम देयर ऑन। क्योंकि पहले हफ्ते ने बहुत बड़ा गुरूर दे दिया था कि बेटा मैं तो सुपर मॉडल भी हूँ, अब मैं सारा सुपरस्टार भी हूँ। एक मिनट में औकात पता चले बेटा नहीं ऐसा नहीं होता, चेहरा लेके कुछ नहीं होता। सो या दैट्स अ लर्निंग। सीरियल में एक ही किरदार को आप 5 से 10 साल निभाते हैं, आप वहीं तक कुछ समय के बाद कलाकार मोनोटोनस हो जाता है। I think yes, that's a big problem also and that's a big solution also. तो हम लोगों के लिए राधा, अविका और मैं, I can speak for both of us that हम लोग हर दिन हमारे हर सीन में राधा चैनल से लिखा हुआ आता था कि इनके सीन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। हमारे सीन में कोरियोग्राफर्स नहीं बुलाए जाते थे कि ये सीन भी अपने आप खुद कोरियोग्राफ करेंगे, क्योंकि हम लोग सीन पढ़ते थे, उसको घोट को पीते थे, उसे वापस से रीराइट करते थे और फिर हम लोग परफॉर्म करते थे। तो वी रियलाइज़ कि वो चीज़ हमारे लिए बोरिंग नहीं हो रही थी। दूसरी चीज़ ये कि हमारे टेलीविज़न में ही जैसे कुछ एडीज़ होते हैं जो आपको रियलाइज़ कराने के लिए आते हैं सेट पे आके, उन्होंने कहा कि सर टीवी है सर, छोड़ो ना सर। मैंने कहा ये मत कहना भाई, इसने मेरे फ्लैट्स बनवाए बॉम्बे में। सही बात है। तो ये आप नहीं कह सकते हमको। हाँ टीवी है, मतलब एक ये है अपने पास टाइम कंस्ट्रेंट है, कितना टाइम है तो वो बोल के जा, उस टाइम में हम लोग वहाँ थे वो सेट पे मिलेंगे। तो दैट वाज अ लर्निंग कि हाँ फिल्म में आपका टाइम है, लेकिन टेलीविजन में मोनोटनी ब्रेक करने के लिए आपको रोज़ एक गोल सेट करने का कि हाँ ये, तो इसलिए हम लोगों की टीवी कभी बोरिंग हुआ ही नहीं। राधा हम लोग जब ऐसा लगता था एक किरदार से बोर हो रहे हैं तो हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू किया। तो हम नए किरदार लिखते थे, उनको बनाते थे और उनमें एक्ट करते थे। हमें पहली शॉर्ट फिल्म बनाने में 7 महीने लगे, क्योंकि हम पैकअप से पहले और पैकअप के बाद हम लोग वो शूट करते थे, एडिट करते थे, फिर बना के कंप्लीट हो गई फिल्म। फिर हम लोगों ने ऐसे इफ़ आई कैन यूज़ अ रॉन्ग लैंग्वेज, हम लोग दोनों बैठे हुए हैं एंड हमारी पूरी पिक्चर कंप्लीट हो गई ना, पिक्चर देखी, हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखे, बोला यार ये तो टट्टी है, इतनी खराब बना दी है। तो वहाँ से लेके भी लर्न कि यार every day if you challenge yourself, whatever you're saying television, it's absolutely right, it can get boring, but if you keep challenging yourself and keep rediscovering your own character and other things, it can never be boring because it's a learning। हर कैरेक्टर में अलग डायमेंशन। हम लोग आज जो मैं कल था वो आज नहीं है, और वही कैरेक्टर का जो अगर आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें आप नया कुछ डिस्कवर करके उसमें डाल दो तो वो एक नई जर्नी बन जाता है। तो आई थिंक वी बीन अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। तो क्या ये माना जाए कि टीवी सीरियल में जो मोनोटोनस आ रहा था आपके अभिनय में, उसको तोड़ने के लिए आपने लघु फिल्में बनाई? तोड़ने के लिए नहीं, हम ये कहेंगे कि हम लोगों को एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। सेट पे ये अविका ने इंटरव्यूज़ में बोल दिया था गलती से कि हम लोग बाकी कई एक्टर्स होते हैं जो बैठ के गॉसिप करते हैं जिसके बारे में, उसके बारे में हम लोग उस पर कभी पढ़े ही नहीं। हम लोग जैसे ही शॉट कट होता है हम लोग रूम में भागते थे, हम लोग अपने लैपटॉप पे लग जाते थे। हम लोग दोनों सेम लैपटॉप खरीद रखे थे, सेम कैमरास खरीद रखे थे। हम लोग जाके वो सब तो टेस्ट शॉट्स, क्योंकि हमको कैमरा यूज़ करने नहीं आता था, यूट्यूब पे वीडियो देखो सीखते थे, फिर हम लोग ये करते थे। आई शेयर अ वेरी प्राउड इंसिडेंट। देयर इज अ DOP, ओके, फिल्म DOP हु वाज शूटिंग द प्रोमो फॉर आवर शॉर्ट फिल्म। उसको जम नहीं रहा था एंड कैमरा का काम मैं करता था। अब मेरे को कैमरा के सामने होना, तो शॉट डिज़ाइन कर दिया एंड दैट कैमरामैन सेड सर ये शॉट फोकस पुलर नहीं है सर, ये कैसे होगा सर? मैंने कहा मैं करके दिखाता हूँ। मैंने उसको करके दिखाया तो बोला नहीं आप इधर टीवी वाले हो, आप लोगों क्या चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता होगा। नहीं ठीक है, बोला कोई और करके दिखा दे। मैंने कहा एक मिनट, मैं ऐसे अविका की तरफ देखा, मैंने कहा अविका, उसने यस, उसने कैमरा उठाया, कोई फोकस पुलर नहीं, कोई कुछ नहीं, वन शॉट उसने पूरा ये 3 इस पे एक्सपोजर और ये सब हैंडल करके उसने पूरा शॉट लिया। सो इमेजिन दैट हम लोगों ने जस्ट बिकॉज वी वर ओपन टू लर्निंग एंड नॉट कन्फाइन आवरसेल्व्स इन दैट स्पेसेस एंड दिस थिंग, हम लोगों ने जस्ट एवरी डे एज अ चैलेंज लिया एंड एवरी डे इतना सीखे कि हम लोग एक DOP के सामने, हम लोग जब उसने बोला कि नहीं यार तुम लोग निकम्मे हो, तो हमने उसको दिखाया कि भैया ये जो है ना ये हम कर सकते हैं, हमको ये मत बोल के नहीं हो सकते। तो ये हमारी ज़िंदगी में उसकी वजह से आया कि
टीवी ने वो मेहनत करना सिखाया और चैलेंज करने से हम लोग थोड़ा ऊपर गए। आपने 8-10 लघु फिल्में बनाई हैं, कौन सी फिल्म आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रही और किस फिल्म ने आपको सबसे ज़्यादा सिखाया? ओके, सो ये फिल्म 2018 में मैंने बनाई थी, उसमें अविका भी नहीं थी यहाँ पे, वो साउथ में थी इस टाइम। एंड एक हम लोग ये जो पिच कॉन्टेस्ट था कांस फिल्म फेस्टिवल में, 36 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था एंड हम लोग ने भेजा था एंट्रीज, होता नहीं होता, और हम वो जॉइंट विनर्स बन के वापस आए। तो फंडिंग तो आ गया पिक्चर बनाने की, लेकिन पिक्चर बहुत बड़ी थी। अब उस फिल्म को उतने में सेट करना वो नहीं हो पा रहा था, तो हम वी ड्रॉप द आइडिया। बट कुछ टाइम के बाद अविका वाज इन हैदराबाद, तो वी आई हैड टू मेक दैट फिल्म ऑल अलोन एंड दिस थिंग। तो मैं वो फिल्म स्क्रिप्ट किया एंड उसको बहुत डिफिकल्ट फिल्म थी क्योंकि वो हियरिंग एड की पर्सपेक्टिव से थी। तो वो फिल्म बनाने के लिए मैंने कहा यार कैसे, तो उसमें कास्ट भी ऐसी ली गई, जयती भाटिया जी की मम्मी और सपना वाघमारे जोशी जी की बेटी। तो ये दोनों की कास्टिंग प्लस हमारे साथ थे सारे लाइक सुचित्रा पिल्ले मैम, सब लोग। सो सुचित्रा मैम ने बोला कि मैंने उनको बोला कि मैम शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, तो वो हंसी और बोला हाँ ठीक है आ रही हूँ। एंड सब फिल्म कंप्लीट हो गई, उसके बाद उनको देखने के लिए बुलाया, तो बोला हाँ आई वांट सी। मेरे पास उनका वीडियो में ऐसे चुपके से रिकॉर्ड करा था उनका रिएक्शन। फिल्म खत्म होते होते वो पूरी रो पड़ी एंड जैसे ही मैंने पूछा, मैंने कहा मैम व्हाट हैपेंड, एंड वो आंसू पूछ बोला you know what, they were not wrong when they said that you make outstanding feature films. मैंने कहा रियली मैम? बोले हम लोग जब शूट कर रहे थे तो हमको लगा कि ये गधा है ना पक्का रीशूट कराएगा, क्योंकि वो एक्शन बोलता है कट बोल देता है, इतने शॉट लिए उसने, तो बोले पक्का रीशूट करेंगे, तो समझ में नहीं आ रहा है कर क्या रहा है। बट तेरी फिल्म इतनी दिमाग में क्लियर थी कि तो मेरे पास बजट नहीं था, एक ही दिन में जूनियर्स भी आए थे, सब कुछ आए थे, तो एक दिन के बजट में हमको पूरी फिल्म निकालनी थी। तो इसलिए मैंने शॉर्ट प्लान करके रखे करके, वैसे पूरे कैमरा भी खुद ही करके सब हम लोग। तो दैट वाज वन फिल्म विच टॉट मी अ लॉट ऑल राउंड, लाइक राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू VFX टू सब मैंने अपने हाथ से किया। तो इसलिए इट वाज एन एक्सपीरियंस एंड इट वेंट क्वालिफाइड फॉर द ऑस्कर्स ऑल्सो। देयर इज अ वेरी अमेजिंग स्टोरी टू इट दैट उसका साउंड डिज़ाइन मेरे को ओके नहीं लग रहा था, क्योंकि एक बहरा कैसा सुनेगा, वो हम नॉर्मल इंसान इतना नहीं करता, वो कोई टेक्नीशियन इतना नहीं कर पाएगा। तो ये एक मेजर चैलेंज था हमारा। तो ऑस्कर विनर रेचल पोकुट्टी को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा नंबर तो मिल गया, अच्छा पूछ लेते हैं। तो पूछा तो उन्होंने भी पहले रिस्पॉन्ड नहीं किया, फिर शायद मैसेज देखा एंड व्हाटएवर गूगल के नाम, तो बोला कम विल मीट। तो मैं मिला, उनको फिल्म दिखाया, उन्होंने रिवाइंड किया, फॉरवर्ड किया, प्ले किया, रिवाइंड किया, फॉरवर्ड किया, प्ले किया, और फिर वापस 5-7 बार पिक्चर दिखने लगा। फिर मेरी तरफ देखते बोलते कितना टाइम देगा, मैंने कितना टाइम देगा मतलब, बोला तू मेरे पास ये फिल्म करवाने के लिए आया ना? मैंने कहा हाँ सर, लेकिन मेरे को हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे सर, पैर दबाने पड़ेंगे। बोला फिल्म इज़ वेरी गुड, आई विल डू इट, मेरे को सिर्फ थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने फेस्टिवल वालों से पता किया एंड व्हाटएवर टाइम था सर ने कर दी, ही डिज़ाइन द साउंड फॉर द फिल्म एंड स्टफ। सो दैट वाज वन लर्निंग एक्सपीरियंस कि आप एक अच्छी कहानी बोलने को जाओ, सब लोग साथ में बोल लेते हैं एंड इट्स ब्लिस। आपकी फिल्म में एक और पहलू रहा है, आपने अविका ने साथ में एक्टिंग भी की, साथ में लोग फिल्म में प्रोड्यूस डायरेक्ट किया, उसी दौरान आप दोनों को लेकर अफवाहें भी उड़ी, वो सब कैसे मैनेज कर रहे थे आप? पहले हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे, पहले हम लोग थोड़े हिल गए थे क्योंकि हमारे लिए नया था। मेरे लिए नॉर्मल था, मेरे साथ पहले भी छप चुके थे मेरे बारे में आर्टिकल, लेकिन बिकॉज ऑफ द एज डिफरेंस हमें बहुत डिस्टर्ब किया। राधा मैं पूरा हिल गया था, मैंने बात करना बंद कर दिया था। तो अविका ने पहले बोला कि वाई यू डूइंग दिस एंड दिस, मैंने कहा यार इट्स नॉट सूटिंग माई हार्ट, यू नो। बोलती बट यू नो हाउ टू हैंडल गॉसिप्स द बेस्ट, कि यार आप गॉसिप को तो कभी ये नहीं देते हो। तो मैंने कहा हाँ लेकिन यार यहाँ मेरे को असर हो रहा है। फिर हम लोगों ने महीना 2 महीना निकल गया, तभी भी खबरें छपी जा रही थी एंड फिर भी नहीं रुक रहा। बोलती देखो अब बताओ, तो तब दिमाग की बत्ती चली कि यार काम तो हमको करना ही है, सही बात, ठीक है। अभी टीवी में तो साथ में कर रही है, चल बाकी काम साथ में नहीं करेंगे, तो हमारी लर्निंग रुक गई, हम लोग क्यों रोके। तो देन वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। फिर तो आर्टिकल्स छपते गए और ये हम लोगों ने कभी आया भी ना तो गूगल अलर्ट आता है तो हमें देखना ही बंद कर दिया। और फिर देयर वाज अ स्टेज वेयर लाइक यू नो लोग अवेयर कराते थे, उसके पेरेंट्स माय पेरेंट्स वर फाइन, तो दैट वाज वन बिग रिलीफ। आसपास वाले जो हमारी केमिस्ट्री जानते थे कि ये लोग सारे दोस्त हैं, चड्डी बड्डी दोस्त नहीं दो, इनको रहने दो जैसे, तो आसपास वाले जानते थे, तो हम लोग कंफर्टेबल हो गए। उसके बाद हम लोग अपने काम पे लग गए, हम लोगों ने कभी इधर उधर देखा नहीं है व्हाटएवर। फिर बाद में जब कांस के आर्टिकल्स आ रहे थे तब
आर्टिकल में कान से ज़्यादा हमारी मेहनत से ज़्यादा गॉसिप पे ये वाला था। तो फिर एक बार दिल दुखा, यार हमने इतनी मेहनत की है यार, हम तो रोए हैं इसके लिए, हम लोगों ने इतनी मेहनत की, कोई उसके बारे में लिख दो, बट मेजर पार्ट वो लिख रहा। तो वहाँ एक दुख हुआ। फिर हम लोगों ने कहा नहीं यार, हम तो काम कर रहे हैं, हम काम करेंगे। तो वहाँ पे वापस से वी गॉट बैक टू दिस थिंग एंड आई थिंक दैट्स व्हाट, उसके बाद से भी आई व्यू कि हमें अपना काम करना है यार, हमें और कुछ नहीं करना। आपने स्वप्न वाघमारे जोशी से कई बेहतरीन डायरेक्टरों के साथ काम किया है, आप खुद भी अब डायरेक्टर हैं। आज की तारीख में पिछले 2-3 सालों से जिस ढंग का टीवी पर काम हो रहा है, जिस ढंग से लोग डायरेक्टर्स आए हुए हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में? आई थिंक जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि टेलीविजन में भी बहुत कमाल के डायरेक्टर्स हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो काम को टेकन फॉर ग्रांटेड। आई विल नॉट डिनाई दैट, बट मेजॉरिटी यहाँ सब लोग काम करने आए हैं। तो जिसके हवा सर में ना चढ़े वो कमाल के डायरेक्टर्स, बिकॉज हम लोग एक वेब सीरीज़ बना रहे थे एंड उसके लिए एक टेलीविजन के बहुत कमाल के डायरेक्टर है विक्रम घाई, हम लोगों ने उनका नाम रिकमेंड किया, लेकिन उधर से ये आया कि नहीं यार टीवी डायरेक्टर है, इसको नहीं। एंड तब बहुत दुख हुआ कि यार टीवी डायरेक्टर है, मतलब यार बिकॉज ही इज़ वेरी गुड। उस बंदे का मैंने पैशन देखा है, उसके पैर दुख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, और उसकी टेकिंग कमाल के है। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि दिस थिंग, उसका फिल्म टेकिंग है, ही इज दिस थिंग। सो विदाउट जजिंग, वाई यू जजिंग हिम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वर्क ही इज डन? यार बिकॉज टेलीविजन वी ऑल नो इज फैबुलस मनी, सबको अपने फ्लैट्स बनाने, सब तो गाड़ियाँ खरीदी, सब कुछ ही कर, तो वो कर रहा है वो अपने लिए, लेकिन जब वो इतना काबिल है तो वाई नॉट हिम? स्वप्ना मैम है, ये है, तो एवरी पर्सन के साथ एक्ट करके यू नो इट इज़ अ डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड आई रियली होप कि टेलीविजन के राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स जो ब्रिज है ना वो और क्लोज हो जाए एंड एवरीबडी गेट्स टू वर्क एवरीवेयर, बिकॉज इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। करेक्ट, ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू कॉल वॉच मिनट्स, जो हम लोग सब कैलकुलेट करते हैं। जो बंदा टेलीविजन के कमाल के राइटर हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज, बट मैंने जैसे ही अपने वेब के प्रोडक्शन के लिए उनका नाम रेकमेंड किया तो चैनल से भी आया कि नहीं यार वो टीवी राइटर है। मैंने कहा यार उससे बाप राइटर नहीं है, वो बंदा जितना पैसा चार्ज करता है उतने में हम सब बिक जाए, लेकिन वो बंदा आ रहा है बट बोले नहीं टीवी। मैंने कहा वो वॉच मिनट आपके टीवी पे आपके आंखें हटने देते, वेब में कैसे हटने देगा? कमाल का राइटर है। बट वो जो आई वॉन्ट दैट ब्रिज टू गो ऑफ एंड पीपल स्टार्ट वर्किंग इन एवरी मीडियम, बिकॉज हर मीडियम का एक अलग ग्रामर है, बस अडेप्टिंग का काम है। अडेप्ट पर अच्छा आर्टिस्ट है, अडेप्ट कर लेगा। चलिए, अब 10 फिल्में खुद बनाने के बाद कहीं ना कहीं कहानी की समझ हो गई है, और एक ये समझ हो गई भाई मुझे कहाँ एज ए एक्टर काम करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। ऐसी पोजीशन में पहुंचने के बाद कहानी रबर बैंड करने की क्या वजह रही? सब्जेक्ट सबसे पहली चीज़ ये कि जैसे ही ये स्क्रिप्ट आई, पहला होता है वन लाइन। तो पहले सपना जी ने ही जो मेरे पहले जो स्क्रिप्ट्स आई थी तो उनमें उन्होंने बोला, यही बोला बेटा स्लो मोशन में एंट्री हो गई, फाइट्स हो गए, हीरोइज्म तो तूने बहुत कर लिया, तू कैरेक्टर उठा। फिल्म ये वाली बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है लेकिन वो एक्चुअल में फिल्म नहीं चली, तो बोला देखो हीरोइज्म अगर छोड़ दे तो अच्छे कैरेक्टर्स उठा, बिकॉज दैट इज वेयर द वर्ल्ड इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स। कि इवन नाउ इट्स नॉट अबाउट द मैग्नानिमिटी ऑफ द हीरो, इट इज अबाउट द कैरेक्टर ही इज प्लेइंग। अब पुष्पा वो अगर स्टाउट वैसा हीरो बन के बताए, ये जो बन के हुआ वो छा गया। तो इट इज पब्लिक को ऑथेंटिसिटी देखनी है तो ऑथेंटिक कुछ उठा। तो वन लाइन जो इसकी आई मेरे पास, इट इज का रबर बैंड, सॉरी कॉन्डम खरीदने वाला चिचोरा नहीं, जेंटलमैन होता है। दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम विच आर सोसाइटी इज फेसिंग, जो मैंने फेस किया है, मैंने देखा है अपने आसपास। मेरे फ्रेंड्स को शर्माते हुए, राधा हम तो रैगिंग करते थे लोगों की कि हाँ बेटा जाके कॉन्डम खरीद के होता, तो लोगों के घुटने काम जाते हैं उसमें। क्यों? बल्कि तुम तो रिस्पॉन्सिबल काम कर रहे हो, तो अगर आप इरिस्पॉन्सिबल होते हो तो घंटा वो खरीद नहीं चाहते। सही बात। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यू एड्रेसिंग। योर वन लाइन इज ग्रेट। नाउ इट इज माई सेकंड टिक मार्क वाज, साला प्रीची ना हो जाए यार, ज्ञान नहीं देना, अपने को एंटरटेनमेंट के लिए पब्लिक जाना चाहिए। तो स्क्रिप्ट सुना, एक डायलॉग इज अ मीम, आप हंसते हो राइट थ्रू आउट द फिल्म। आप एक गाना देखो, एक लिरिक्स देखो, इट इज वेरी ऑथेंटिक एंड टू द हार्ट। सो यू नो एवरी सारिका, निर्मल, दीपक, ऑल ऑफ देम हैव डन अ फैबुलस जॉब। तो व्हेन यू नो दीज टिक मार्क्स आर डन कि यार आपका वन लाइन अच्छा है, आपका स्क्रिप्ट फनी है, एंटरटेन कर रहा है और मैसेज दे रहा है। थर्ड वाज पैशन ऑफ द डायरेक्टर। जब डायरेक्टर से मिला एंड व्हेन शी नरेटेड एंड आई सेड यस, शी हैड tears in eyes and I'm like हाँ यार ये पैशनेट है। मतलब ये 3 टिक मार्क हो गए। अब नाउ वी आर इन द सेफ बोट, लेट्स स्टार्ट सेलिंग।
तो दैट वाज आवर मेन थिंग. देन इट वाज ऑल अबाउट फारूक मिस्त्री सर. ही इज कैप्चर्ड क्योंकि इट्स नॉट अ ग्लॉसी फिल्म, इट इज रियलिस्टिक फिल्म, इट्स ट्रू स्टोरी. तो वो उसको दिखाने के लिए फारूक सर ने ग्लॉस भी दिया है, बट एट द सेम टाइम वो ऑथेंटिसिटी भी मेंटेन कर ली है. म्यूजिक इज आउटस्टैंडिंग. अनूप हैज डन बैकग्राउंड. अनूप बाय द वे इज आवर म्यूजिक डायरेक्टर फॉर ऑल आवर शॉर्ट फिल्म्स. वो बंदा फैशन इंडस्ट्री का नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके. 80% ऑफ फैशन शोज अभी भी अबू जानी, संदीप खोसला, ऑल दीज बिग नेम्स, सबके शोज वही करते हैं. ही ड्रिफ्टेड टू शॉर्ट फिल्म्स. हम लोग उसको जबरदस्ती लेके आए. अभी इस फिल्म के लिए भी लाइक यार डार्क सब्जेक्ट, आई वांट डार्क सब्जेक्ट, कॉमेडी मेरे से होगा नहीं यार, ये नहीं होगा. मैं कर तो सही, उसने इतना कमाल किया है. सो यू हैव टू लुक एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म. आई एम इन लव विद एवरी पर्सन रिलेटेड टू दिस फिल्म बिकॉज दे हैव डन सच फैबुलस वर्क. तो यू नो यू फील लाइक हाँ यार ये काम, मैसेज सही है, पब्लिक का इंटेंशन सही है, सब कुछ सही है, तो लेट इट रीच आउट. हाँ, हमारा मार्केटिंग बजट इतना बड़ा नहीं है, बट वो पब्लिक काम कर देगा वर्ड ऑफ माउथ से. तो अगर आप लोग वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड कर देंगे तो यू नो इट हैज टू रीच ऑल हाउसेस. तो फिर फिल्म हिट हो जाएगी. जब आपके पास सब्जेक्ट आया तो आपने सोचा कि कंडोम को लेकर हमारे देश में टैबू क्यों बना हुआ है? सो यस, टैबू इसलिए बना हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ हम जो चीज़ करने में नहीं घबराते, बोलने में बहुत घबराते हैं. ठीक है, अगर सेक्स नाम की जो चीज़ है, हमारा देश शर्माता उससे, तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सेकंड सबसे बड़ी पॉपुलेशन हम लोग नहीं होते. ठीक है, और बात नहीं करते हैं इसलिए गड़बड़ है कि हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो इश्यू है, जहाँ से हम दो हमारे दो हमारा एक वाला पूरा फंडा आया, ये सब इसलिए है क्योंकि हम इस बारे में बात नहीं करते. नाउ इन 2020s when we are ready to talk about these subjects is when people like Ayushmann Khurrana or Akshay Kumar sir, all these guys are making those cinema where people are ready to talk about the taboo subject. लेकिन सीरियसली बात नहीं कर सकते, हम वन ऑन वन नहीं कर सकते. ले जाके फिल्म में कंफर्टेबल हो गए, अब आपस में बात करना चलता है. फलाने की बेटी का चक्कर उससे चल रहा है, वो बात कर लेंगे अपने बच्चों से, लेकिन अपनी सेफ्टी बच्चों को सिखाना कोई ज़रूरी नहीं समझता. एंड दैट इज़ वेयर these kind of films come into the picture, and it's not just this film, and that's the reason I really feel, you know, why Ayushmann Khurrana became Mr. ROI is people are ready to talk about it now. They are ready to talk not with each other, but at least through cinema they want to see it because they have their personal screens on it now. So they want to know कि इस बारे में क्या है, और धीरे धीरे ये ईज लाएगा हमारी सोसाइटी में. एंड 2030s is going to be different cinema altogether because we will be much more evolved people. इस फिल्म में आपके करेक्टर का नाम क्या हो, क्या किरदार है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे करेक्टर को? सो कैरेक्टर जैसा आप देख रहे हैं, ये एक लंबे बालों वाला, परचूने की दुकान चलाने वाला एक एम्बिशियस लड़का है कि मुझे है ना यूपी के गलियों से में ना दमानिया ने अपना डी-मार्ट खोल दिया, मैं भी एक दिन है ना आकाश मार्ट खोलूँगा. उसका ये बंदे का पर्सपेक्टिव है. बड़ी बॉडी वाला पहलवान है, लेकिन उसका एस्पिरेशंस क्लियर है. उसकी हीरोइन है, वो भी ये चाहती है कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूं और फिर फैमिली प्लान करूं. लेकिन ये फैमिली प्लानिंग साला सब गड़बड़ हो जाती है कॉन्डम की वजह से, क्योंकि साला एजुकेशन की कमी है, टैबू है, छुपा के दिया जाता है, स्मगलिंग किया जाता है, तो उसके चक्कर में पूरी प्लानिंग बिगड़ गई. और ही इज़ लाइक यार नहीं, माई फैमिली इज़ नॉट गोना सफर. मेरे प्यार से के लिए जो हुआ है, आई एम गोना फाइट फॉर इट, एंड दैट इज़ वेयर ही टेक्स अ स्टैंड. एंड एक चोमू च से जो वर्ड होता है, नॉर्मली गाली होती है, उसको बड़े क्यूट वे में गाने में डाला गया. सो इस चोमू की जर्नी है हीरो बनने की, कि वो कैसे अपनी यू नो अपने ही एस्पिरेशंस के लिए नहीं, अपनी बीवी के राइट्स के लिए, अपनी बदनामी के लिए, सब चीज़ों के लिए वो लड़ता है. एंड इवेंचुअली कम्स आउट एज अ विनर. एंड ही टेल्स इन दिस थिंग कि बॉस देखो, यू नो यू गाइज टॉक अबाउट, जज पूछते हैं जो पेंटर सर का बहुत ब्यूटीफुल कैरेक्टर, जैसे अरे तो देखना चाहिए था ना. बोला सर कैसे देखें, इस देश में साला स्मगलिंग होता है उस चीज़ का, बेचा जाए तो एक्सपायरी डेट चेक करेंगे ना, साला आपको ऐसे करके दे दिया जाता है और सब लोग आसपास में मतलब भागो यहाँ से, कहाँ से होगा बे. तो दैट इज हिज कैरेक्टर, एंड दैट इज वेयर यू रियलाइज कि नहीं यार, हमको इस बारे में बात करनी चाहिए. तो दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कैरेक्टर. हिज नेम इज आकाश, पेट नेम इज चुमू, इसलिए हर जगह मार खा रहा है. चलिए, फिल्म का नाम मैंने कहानी कंडोम की है, कंडोम को लेकर जो भी समस्या है उसको लेके है. फिल्म का नाम कहानी रबर की क्यों, रबर बैंड की क्यों? सो सारिका का एक ये थॉट था कि लेट्स कॉइन अ डिफरेंट टर्म विच मेक्स पीपल कंफर्टेबल. ठीक है, कॉन्डम बोलना, कॉन्डम अब इतने सालों से टैबू है, तो कुछ नया ऐसा कुछ बोला जाए जो ये, तो इसलिए रबर बैंड की. तो ये कहानी रबर बैंड की है कि एक
एक्चुअली में देखा जाए तो ये वर्ड ही बेचारा है, हम बेचारे नहीं हैं इसको साला जैसे अभी एक बहुत अमेजिंग आर्टिकल आया था marijuana के बारे में कि वीड ये शिव जी का प्रसाद है, सारी कंट्रीज में लीगल है, हमारे यहाँ लीगल क्यों नहीं है, क्योंकि उससे तो मतलब सारी दवाइयाँ बनती है, ये होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है, लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं है। सबसे बड़ी ज़्यादा बेइज्जती कौन झेला? क्या marijuana। तो बोला वैसे सबसे ज़्यादा बेइज्जती किसने झेला? इस वर्ड ने, जबकि आपको घातक बीमारियों से बचाता है, आपके देश को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बचाता है, आपकी फैमिली प्लान करके रखता है, लेडीज़ को आपकी हार्मोन पिल्स नहीं लेनी पड़ती जिसकी वजह से उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं उनके, इट इवेंचुअली दे सफर। तो किसी को सफरिंग पे न डालने वाला ये जो है उसको इज्जत क्यों ना मिले? तो इसलिए हम लोगों ने कहा रबर बैंड को इज्जत मिलनी चाहिए, इसलिए कहानी रबर बैंड की। चलिए, इस फिल्म के रिलीज के बाद आपको क्या लगता है किस तरह के बदलाव आने की उम्मीद कर सकते हैं हम? देखिए, जो ये फिल्म देखने जाएगा उसके लिए ये तो मैं बोल सकता हूँ कि वो कम से कम इतना कंफर्टेबल हो जाएगा कि वो घर में जाके बात करेगा, एंड वही हमारी चीज़। अगर कॉन्डम खरीदने वाले को वो इज्जत मिल जाए ना कि आप जाके कॉन्डम ऑर्डर कर रहे हैं, तो लोग ये नहीं देखेंगे, हाँ वो नज़र से देखना बंद कर देना, वो हमारी चीज़ है। आई थिंक वो हो जाए तो हम विल बी वेरी हैप्पी। चलिए, अब इस समय 3 माध्यम हो गए, टीवी, OTT और फिल्म। इन तीनों माध्यमों को लेकर के अब आपको क्या लग रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं? जो कोविड के बाद जो सिनेमा है, कम से कम बॉलीवुड को या दक्षिण में भी सिर्फ 2 ही 3 फिल्में हिट हुई हैं, वो भी नहीं, कोई फिल्में चल नहीं रही हैं। क्या लग रहा है आपको सारा खेल कहाँ गड़बड़ हो रहा है मामला? कहीं गड़बड़ नहीं है। आई थिंक इट्स टाइम टू ग्रो। कोविड ने हमें वर्ल्ड सिनेमा से इंट्रोड्यूस कराया, OTT पे बैठ के सबने साउथ की भी फिल्म देखी, यहाँ की भी देखी, वहाँ की भी देखी, सब देखी। तो ऐसे ग्लोरीफाई या ग्लॉस करने के बदले में या फिर सेग्रीगेशन करने के बदले में आई वुड रियली से कि चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मैं आई लव सिनेमा, इसलिए मैं स्टडी करता हूँ। आपने रईस देखी थी? सुपर हिट फिल्म, बॉलीवुड की फिल्म है। वही एक फिल्म आपने साउथ की देखी और उसको कमाल का अप्रिशिएट किया, जिसका नाम है पुष्पा। ज़्यादा फर्क नहीं, सेम स्टोरी, एक अंडरडॉग की स्टोरी, एक कैरेक्टर जो उठता है, अलग अलग तरीकों से इलीगल काम करता है, एंड व्हाटएवर, एंड ही हैज हिज जर्नी। पुष्पा और रईस में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इट्स अभी फिलहाल सिर्फ एक सर्टन सेंटिमेंट इज गोइंग ऑन, दैट इज द ओनली थिंग, एंड पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व। अभी अगर हम लोग अभी, लेकिन एक फर्क था। हाँ जी, बोलिए। पुष्पा में जो था जमीनी सच्चाइयों से लोग ज़्यादा जुड़ गए। यस, रईस में वो कमी थी। एब्सोल्यूट। रईस में भी यही था, लेकिन हाई फाई ज़्यादा मामला था वहाँ। रईस में नहीं था। रईस में आप याद करें तो नवाज का कैरेक्टर पुलिस वाला भी वही ग्राउंडेड रखा। हाँ। जो ये था ये तो जाके बाकी अगर आप बोलेंगे स्लो मोशन शॉट्स तो वो इधर भी थे, वो इधर भी थे, ठीक है। शाहरुख खान के कैरेक्टर को वो कैरेक्टराइजेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एक चश्मा, एक वो लहजा वहाँ भी पकड़ा गया। तो काफ़ी सिमिलर डिफरेंसेस हैं ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज देयर इज अ ग्राफ ऑफ क्या बोलते हैं जो 10 पोल्स इन स्टोरी के ऑलमोस्ट सिमिलर, एंड दैट्स द रीजन आई से कि दिस थिंग। नाउ द फॉर्चुनेट पार्ट इज audiences are getting involved, they don't want to see heroes, they want to see stories. So आपका मैं प्रतीक अविका भूल जाऊँ सिनेमा में लोग ला सके, even a biggest star today cannot guarantee footfall today. What can guarantee is a good story. If a story is right, people will go and watch. आपको मुद्दा ये हिट करना चाहिए कि एक मिनट, मुझे भी कंटेंट खरीदने में, जैसे अभी मैं एक इंटरव्यू कर रहा था और उन्होंने मुझे रियलाइज कराया कि आपने जो फर्स्ट टाइम कंटेंट खरीदा उस टाइम क्या मैंने कहा, शिट, मेरे को ये सदमा लगा हुआ है, इसलिए मैं ये कहानी के साथ फटाफट रिलेट कर पाया कि यार कंडोम खरीदने वाला चिचोरा नहीं होता, जेंटलमैन होता है। मैं तो अपने आप को चिचोरा समझ रहा था जब मैं गया था। तो दैट इज व्हेन यू रिलेट टू दैट लाइन इज व्हेन यू विल कम टू द थिएटर्स। यू विल नॉट कम फॉर एक बंदे का कंडोम फटा वो देखने, कोई नहीं आएगा थिएटर से। बट जो जैसे आप मुद्दे से जुड़े आप थिएटर के अंदर आओगे, बिकॉज आपको अपनी कहानी देखनी, हर कोई अपने आप में हीरो में अपने आप को ढूंढता है। तो वो अगर जैसे हमने वो कनेक्ट कर दिया, वी आर सॉर्टेड, एंड दैट इज वॉट आवर स्टोरी, एंड वी हैव काइंड ऑफ, इसलिए आधी जंग हम लोग जीत चुके हैं, बाकी अभी पब्लिक जितना वर्ड फैला है उस पर डिपेंड करता है। 2004 से करियर शुरू हुआ आपका, लेकिन सिनेमा में आते आते बहुत देर लगी आपको। मैं सिंधी हूँ, बहुत ग्रीडी इंसान हूँ, मुझे प्रॉपर्टीज़ बनाने थे, मेरे पापा के सपने पूरे करने थे। सिनेमा में स्टार्टिंग में इतने पैसे नहीं होते, टेलीविजन कंसिस्टेंट पैसा देता है, तो इट वॉज अ वेरी कॉन्शियस चॉइस, क्योंकि
आई कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड और मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे। मैं अपने जो ऑटो एक्सपो एग्जीबिशंस होते हैं तो वहाँ में जाके तीन एग्जीबिशन है, तीन दिन जाके गाड़ी के ऐसे बैठ के ताकता था। तो मेरे फ्रेंड्स बोलते साले तेरे को जो साइकिल चाहिए थी और जो साइकिल तेरे पास है उसमें 300 रुपये का फर्क था, मतलब तेरी औकात कितनी है, तू क्या है और तू ये कौन सी गाड़ियाँ देख रहा है। मैं एक दिन लूँगा, 25 साल का हुआ ना उससे पहले बाप को बड़ी गाड़ी गिफ्ट करूँगा, 25 साल का हुआ उससे पहले पापा को बड़ी गाड़ी गिफ्ट की, 30 का होगा उससे पहले मर्सिडीज गिफ्ट करूंगा, 30 से पहले गिफ्ट की। ये सिर्फ टेलीविजन के साथ पॉसिबल था, तो इसलिए टेलीविजन आउट ऑफ दिस थिंग की। एंड ऑल्सो पापा ने ये बोला कि कि यू वांट टू लिव अ सर्टन लाइफ, कि आपको 35 पे रिटायर करना है। माई डैड इज अ फाइनेंस गाय, इज अ बैंकर एंड अ मिडिल क्लास बैंकर, तो उन्होंने अपने हिसाब से सेविंग्स करके मेरे को 35 के एज पे उधर पहुंचा दिया कि 35 पे मैं रिटायर कर गया। उसके बाद से मैं वो कर रहा हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। सो अभी मैं 2018 में प्रोड्यूस भी किया, बिकॉज द स्टोरीज दैट आई बिलीव इन, क्योंकि चैनल ने ये बोला क्लियरली कि वी वांट अ गोल्डन क्लासिक। सब टीवी ने बोला कि वी डोंट वांट अ मास शो, वी डोंट वांट टीआरपीज, आप एक गोल्डन क्लासिक शो बना के दो, बिगेस्ट स्टार्स लेके आओ, जो भी चाहिए ले। एवरी स्टोरी ऑफ आवर्स हैड अ बिग स्टार हु हैड इवन काइंड ऑफ गिवन अप, लाइक देवेंद्र भोजानी सर थे, सुशांत सर थे, एक बड़े बड़े दिलीप प्रभावलकर सर भी का अप्रोच। सो एवरीबडी वी अप्रोच was a big league altogether and whatever, but we told that story, that is Pula Deshpande's story that we wanted to tell. So now it is all about passion, and storytelling is my passion, and now I'm trying to pursue cinema and TV and everything. So I'm writing myself, so the web show I'm writing myself and whatever, and I've just written a feature film which is going to be announced very soon. So it's a big budget film. So wo as it's going to, I'm doing my passion which is storytelling. So yeah, I'm थोड़ा लेट हुआ लेकिन ठीक है। लेकिन आपकी बात को पकड़े तो एक बात और कही जाती है कि जब से कलाकारों ने टीवी को पैसा कमाने का मशीन मान लिया है, तब से टीवी की स्थिति गड़बड़ हो गई है। वो कलाकार पे डिपेंड करता है। मैंने इतने पैशनेट कलाकार जैसे जयती भाटिया मैम है, सुधा चंदन मैम है, जो मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस रही है। उनको पता भी नहीं है शायद, क्योंकि जब वो एक्ट कर रही थी तो वो 24 मेरी मम्मी प्ले कर रही थी, और जब आप रोज़ जाके किसी को मम्मी बोलो तो मम्मी का फीलिंग आ जाता है। तो सुधा मैम को मैंने बोला, मेरे मम्मा आप बीमार पड़ जाओगे, एंड कंसिडरिंग हर एज एंड व्हाटएवर, आई वाज लाइक यार मम्मा आप बीमार पड़ जाओगे, ऐसे क्यों करते हो? मतलब बेटा 10 साल घर पे बैठेगा ना, काम का वैल्यू पता चलेगा। दैट हिट मी, एंड दैट इज़ वॉट टॉट मी द इम्पोर्टेंस कि शी इज़ सो पैशनेट। वो 13 पेजेस ये नहीं कि मेरे को प्रॉम्प्ट करते, शी इज़ इन अ पोजीशन टू डू दैट वेरी इजीली, बट वो प्रॉम्प्ट नहीं करवाती, वो 13 पेजेस याद करती है, अंदर आती है, लाइटिंग से लेकर हर एक चीज़ की मास्टरी उस औरत की। शी डज ऑल दैट। यू हैव पीपल लाइक दैट, एंड देयर आर अदर काइंड ऑफ पीपल एज वेल हु टेक इट फॉर ग्रांटेड, कि उनके लिए सिर्फ स्टारडम से। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ पीपल जहाँ, जैसे हम लोग कभी भी प्रोड्यूसर्स की मीटिंग होती है क्या, तो वहाँ पे जैसे एक्टर है, वो एक इंप्रेशन ही है, एक्टर है यार ये क्या बोलेगा, या इसमें कितना दिमाग होगा। वो परसेप्शन बनाने वाले भी कुछ लोग हैं, बिकॉज दे जस्ट कम देयर टू मेक मनी, बी स्टार्स, थ्रो टेंट्रम्स एंड व्हाटएवर। नो, दैट इज नॉट द ट्रूथ ऑफ टेलीविजन। तो टेलीविजन इज मच बिगर। वहाँ कुछ मछलियाँ हर जगह पे होती हैं, उनकी वजह से दैट कैन नॉट डिफाइन कि आपका टेलीविजन इज ऑल करप्ट। दे आर ऑल पैशनेट, ऑल दीज गाइज। इवन राजेश सर हैज डन, राजेश जैस सर, ही इज NSD guy, he is doing television and fabulous work. सब लोगों ने बहुत कमाल का काम किया था। I beg to differ there. कहानी रबड़ की बैंड की बात, नया क्या आने वाला है? नया अभी एक्टिंग वाइज इट्स अ बायोपिक, वो उसको टाइम लगेगा, बिकॉज अभी हम लोगों ने राइट्स लिए हैं। इट्स गोना टेक अ लिटिल वाइल। जो जो फिल्म बोला जो मैंने लिखी है, दैट इज़ गोना बी अनाउंस्ड, आई थिंक बाय दिसंबर विल बी अनाउंसिंग इट। तो दैट इज़ गोना बी अ बिग फिल्म, बट दैट इज़ एज अ राइटर। अभी तक एक्टर्स फाइनलाइज नहीं है, तो होपफुली मेरे को एक्टर ले लो। और दूसरा वेब सीरीज है विच आई हैव रिटन एंड आई एम एक्टिंग इन। इट्स ऑन अ big level, and we have got amazing director on board and stuff, so that is also on a very big scale, so that will start soon. That uska bhi abhi like we are in the initial stage में है, तो वो तो मेरे ख्याल से 2024 में ही रिलीज होगा। तो अभी सबका काम चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस है, एंड दुआ कीजिए कि सब कुछ हिट सुपर हिट हो जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच मनीष जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करें, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।